हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है फैराडे के प्रथम तथा द्वितीय नियम से रिलेटेड महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। देखो, मैंने न्यूमेरिकल की बहुत सारी वीडियो अपलोड की है। आप कोई भी टॉपिक आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फैराडे के प्रथम तथा द्वितीय नियम के लगभग मैं 6-7 प्रश्न बताऊंगा और यही आपके एनसीईआरटी के बुक में है। तो चलो, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका जो पहला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। लिखा है श्रेणी क्रम में जुड़े AgNO3 तथा क्यूप्रिक लवण के विलयन में समान धारा प्रवाहित किया जाता है यदि निक्षेपित सिल्वर का भार 1.08 ग्राम है तो निक्षेपित कॉपर का भार ज्ञात कीजिए। देखो, सवाल में AgNO3 है और क्यूप्रिक लवण है। ठीक है, मतलब कि आपका क्या Ag है और दूसरा देखा जाए तो कॉपर है। बस इतना समझ जाइए, एक आपका Ag है और एक आपका कॉपर है। पहली चीज़ तो अब सवाल में सब कुछ समझ गए हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं। सवाल को हल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल में दो चीज़ें हैं। ये आपका पहला सवाल है। पहला अगर Ag की बात कीजिए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा Ag हो जाएगा। आपका जो सिल्वर ये प्रश्न में दिया रहेगा, इसका अणु भार कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 108। जबकि अगर कॉपर का अणु भार की बात किया जाए तो कॉपर का अणु भार हो जाता है 31.75। सवाल में प्रश्न में दिया गया है, देखो किसका भार दिया गया, सिल्वर का। प्रश्न में क्या लिखा, सिल्वर का भार 1.08 है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिल्वर का भार। सिल्वर मतलब Ag का भार, और भार के लिए हम क्या लिखेंगे, भार के लिए हम मान लेते हैं W, और ये सिल्वर का है तो यहाँ पे WAg लिख देते हैं 1.08। जबकि कॉपर का हमें भार ज्ञात करना है। कॉपर का भार हमें ज्ञात करना है। तो न्यूटन के दूसरे नियम में हमने फार्मूला पढ़ा है। क्या फार्मूला पढ़ा है कि W1 बटे में W2 बराबर में E1 बटे में E2। अब यहाँ पे W1 का मतलब चलो मान लेते हैं W1 आपका Ag है, तो Ag का अणु भार कितना दिया गया 1.08 बटे में W2 को मान लेते कॉपर है, तो इसका अणु भार कितना दिया गया, इसका अणु भार नहीं दिया गया, तो यहाँ पर हम W2 लिख देते हैं। जबकि E1 मतलब सिल्वर का आपका जो भार हो जाएगा 108 हो जाएगा अणु भार, और इसका दिया गया 31.7 यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसको थोड़ा से हम गुणा करते हैं। गुणा कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 108 गुणे में हो जाएगा W2। इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.08 गुणे में 31.75। ये आपका हो जाएगा 108 गुणे में W2। इसको हम सही से लिखेंगे तो 108 बटे में 100 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पर 31.75 हो जाएगा। 108 से 108 कट जाएगा, आ जाएगा W2 बराबर में, देखो 2 अंक पे 0 है तो यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा। 2 अंक पे पहले से 2 और लग जाएगा, हो जाएगा 0.3175 और यहाँ पर हो जाएगा ग्राम, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पहला प्रश्न तो आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखो दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है। लिखा है 1 मोल एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज को एल्यूमिनियम में अपचयित करने के लिए कितना आवेश चाहिए। 1 नंबर में पूछा जाता है, फिर से समझ लीजिए। 1 मोल एल्यूमिनियम प्लस में 3 चार्ज को एल्यूमिनियम में अपचयित करने के लिए कितना आवेश चाहिए। होगा क्या, आपको पता है। दूसरा जो प्रश्न है, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, प्लस में 3 चार्ज है, और हमें इसको कितना करना है, हमें इसको सिर्फ एल्यूमिनियम में करना है। अब देखो यहाँ पे +3 चार्ज है, यहाँ पे सिर्फ एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर मतलब 0 आवेश है, यहाँ पर प्लस में 3 है, तो इसको भी 0 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, तो ये +3 -3 से कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने आवश्यक आवेश कितने आवेश की ज़रूरत है, यहाँ पर 3, ठीक है 3, और यहाँ पे आवेश का मात्रक फैरड हो जाएगा, तो 3, 1 फैरड बराबर कितना होता है, 1 फैरड बराबर होता है 96,500, तो 3 फैरड बराबर हो जाएगा, गुणा कर देंगे 96,500, गुणा करने पर आ जाएगा 2895, 289, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 00 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कूलाम।
ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो आपका प्रश्न है देखो क्या लिखा है। लिखा है 1 मोल Cu पे +2 चार्ज में Cu में अपचयित करने के लिए कितना आवेश चाहिए। ठीक है, तो वही प्रश्न सेम प्रश्न नंबर 3 आपको करना क्या है। यहाँ पे लिखा है Cu पे कितने चार्ज हैं, प्लस में 2 चार्ज हैं, इसे आपको Cu में चेंज करना है। यहाँ पे 2 लोग प्लस में, यहाँ पे कोई भी नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। तो होगा क्या, यहाँ पर लिखेंगे आवश्यक आवेश बराबर कितना 2, यहाँ पर हो जाएगा फैरेड, बराबर हो जाएगा 2 फैरेड की जगह पे 96,000 यहाँ पे 500 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 0 0 2 5 6 10 2 6 12 और 1 13 और 2 9 18 और 1 19 हो जाएगा। इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1.93 गुणे 10 की पावर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा मात्रक आवेश का कूलाम हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। अगला जो आपका प्रश्न है वो क्या लिखा है, प्रश्न नंबर आपका है 4। लिखा है Al2O3 से 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश ज्ञात कीजिए। तो सेम वही प्रश्न है, देखो क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं। चौथा जो प्रश्न है Al यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे O3, अगर इसको हम तोड़ देते हैं आयनों में तो एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा और आपका प्लस में ऑक्सीजन आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम पे देखो कितने चार्ज हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने 2, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन कितने 3, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। आपको पता है एल्यूमिनियम पे कितने चार्ज होते हैं, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होते हैं। प्लस में कितने चार्ज होते हैं, 3 चार्ज होते हैं। मतलब आपका जो सवाल है एल्यूमिनियम पे +3 से हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है एल्यूमिनियम पे। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे जिससे 3 ± से 0 हो जाएगा। तो कितने की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे आवेश की, 1 आवेश की, तो यहाँ पर 3 आवेश की। तो यहाँ पर लिखेंगे आवश्यक आवेश बराबर कितना फैरेड 3 और यहाँ पर हो जाएगा फैरेड। लिखेंगे 3 फैरेड का मान 96,000 यहाँ पे 500 गुणा कर देंगे तो 3 0 0 0 3 5 15 3 6 18 और 1 हो जाएगा 19 9 3 27 और 1 आपका हो जाएगा 28 हो जाएगा। 0 0 3 5 15 3 6 18 1 19 3 9 27 1 28 हो जाएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं 2.89 गुणे 10 की पावर 1 2 3 4 5 और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम और ये भी आपका आ गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा सवाल चेंज है। लिखा है 3 एम्पियर की धारा, मतलब आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू 3 एम्पियर, समय देखो t 50 मिनट तक प्रवाहित करने पर 4.8, देखो लिखा ना ये 4.8 लिखा है, यहाँ पे हिंदी में लिख दिया गया है 4.8 धातु संग्रहित तो होती, ग्राम भी लिखा है 4.8 ग्राम धातु संग्रहित तो होती है, तो धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। प्रश्न तो समझ गए होंगे ना। अब करना क्या है, देखो सबसे पहली चीज़ 5 नंबर प्रश्न है, आपके पास आई का वैल्यू है, आई का वैल्यू कितना दिया गया 3 एम्पियर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 एम्पियर। टी का वैल्यू लिखा गया 50 मिनट है तो 60 से गुणा करेंगे हो जाएगा 3000 और ये आपका हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। डब्लू का वैल्यू दिया गया कितना 4.8 यहाँ पे ग्राम लिखा है। ठीक है, यहाँ तक तो हर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो जो फार्मूला होता है फैराडे के प्रथम नियम का फार्मूला होगा W बराबर में ZI और यहाँ पे T, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे Z का भी फार्मूला होता है, Z बराबर होता है आपका E बटे में 96,500, ये फार्मूला होता है Z का। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे E का वैल्यू क्या है, E ही आपका तुल्यांकी भार है। E जो आपका लिखा है ना ये आपका तुल्यांकी भार है, तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे W की जगह पे 4.8 बराबर में और Z की जगह पे E लिखेंगे बटे में आपका हो जाएगा 96,000
500 गुणे में आई की जगह पे 3 और टी की जगह पे 3000, कितना 3000 हो जाएगा। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा ई बराबर में 4.8 गुणे में 965 और 3 त्रिका 9, मतलब है यहाँ पर एक ज़ीरो भी है। ये 900 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बटे में। अब इसी को हमें हल करना है, इसी को हल करेंगे तो ई का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा। आप यहाँ से गुणा भाग कर लीजिएगा, जहाँ तक 19.3 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा बहुत तो गुणा भाग आप कर लीजिए, आपके पास समय कम है। अब अगर गुणा भाग भी करना सिखाएंगे तो आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा हर एक वीडियो में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो लिखा है गलित CaCl2 से 200 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। आवेश आपको निकालना है, 200 ग्राम कैल्शियम का वैल्यू दिया गया है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको लिखी हैं, देखो क्या लिखा है CaO, ये आपका 6 नंबर प्रश्न है। और यहाँ पे Cl2, इसको अगर आप अलग करते हैं तो Ca पे आपको पता है प्लस में 2 चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे O नहीं है, और 2Cl2 आपका अलग हो जाएगा, इस पर माइनस चार्ज होता है। अगर हम E का वैल्यू निकालें, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है भार, मतलब तुल्यांकी भार। और कैल्शियम का तुल्यांकी भार कितना होता है, और यहाँ पे देखो कैल्शियम पे कितने चार्ज लगे हैं, प्लस में 2 चार्ज लिखे ना, तो बटे में 2, जितना चार्ज लगा होगा उतना आपको बटे में लिखना है। इसका परमाणु भार हो जाएगा 40 बटे में 2, काट पीट देंगे तो आ जाएगा 20। डब्लू का वैल्यू प्रश्न में दिया गया था 20 और यहाँ पे ग्राम। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। डब्लू बराबर में होता है Z, आई में यहाँ पे T हो जाएगा। डब्लू की जगह पे प्रश्न में दिया गया 20, Z की जगह पे E बटे में आपका हो जाएगा। हमें फैरेड में ज़रूरत है आंसर की, तो यहाँ पे हम चलो लिख भी देते हैं 96,000, यहाँ पे 500 हो जाएगा। आई का वैल्यू प्रश्न में नहीं दिया गया था। विद्युत आवेश आपको पता है, देखो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, क्यू बराबर क्या होता है I इंटू टी, और आपसे क्यों ही पूछा गया, तो यहाँ पर आई टी की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्यों लिखेंगे। और ई का मान तो प्रश्न में आपको पता ही कितना है, 20 है, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 बराबर में ई की जगह पे 20 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 96,000, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ई बटे में 96,000, यहाँ पर हो जाएगा 500 गुणे में क्यों हो जाएगा, 20 से 20 आपका कट जाएगा, क्यों बराबर आपका हो जाएगा 96,500, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कूलम, और ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखो लास्ट प्रश्न क्या लिखा है, लिखा है गलित Al2O3 से 40 ग्राम एल्यूमिनियम प्राप्त करने में कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। अब देखो Al2O3 लिखा, सेम वही कहानी। Al2O3 को अगर हम आयनों में तोड़ देंगे तो यहाँ पे 2Al पे प्लस 3 चार्ज और 3O पे माइनस चार्ज, ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ से हमें क्या निकालना है, E निकालना है। E बराबर हो जाएगा A, 3 चार्ज है तो बटे में 3, एल्यूमिनियम का जो परमाणु भार होता है वो आपका हो जाएगा 27 बटे में 3, काट देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फार्मूला होता है W बराबर में Z, IT होता है, यहाँ पे W हो जाएगा। Z का फार्मूला होता है E बटे में 96,500, IT की जगह पर हम यहाँ पर क्यों लिखेंगे, W का मान 40 ग्राम है तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। E का मान यहाँ पर 9 हो गया, बटे में 96,500 की जगह पे सीधा सीधा हम 1 फैरेड लिख सकते हैं। 1 को 40 में गुणा करेंगे, क्यों बराबर हो जाएगा 40 फैरेड बटे में 9 हो जाएगा। इसे हल करना चाहें तो 40 में 9 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4.44, और यहाँ पर आपका हो जाएगा फैरेड, ये भी आपका हो जाएगा। समझ लेते हैं मोलरता होता क्या है। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, ठीक है, यहाँ पर क्या शब्द जुड़ा, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। फार्मूला इसका होता है, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला होता है मोलरता का, लिखेंगे मोलरता बराबर फार्मूला होगा विलय
का मोल बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन किस में होना चाहिए, आयतन में आपका होना चाहिए लीटर में। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फार्मूला मोलरता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार, अणु भार गुणे में आपका हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, दोनों में से जो भी फार्मूला हमें ज़रूरत पड़ेगा हम उस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। आपका आता है पहला सवाल, लिखा है 18 ग्राम ग्लूकोज, मतलब ये आपका विलेय का भार कितना है, ये आपका 18 ग्राम है। यहाँ पर ग्लूकोज का अणु सूत्र लिखा गया है, 200 मिलीलीटर जलीय विलयन में घुला है, हमें मोलरता की गणना करना है। तो प्रश्न तो आप लिख चुके होंगे, प्रश्न तो आपको ज़रूर लिख लेना है। तो पहला सवाल, सबसे पहले चीज़ विलेय का भार प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार जिसको हम W से दर्शाएंगे, छोटा W, ये आपका हो जाएगा 20 ग्राम। अणु भार निकालेंगे C6H12O6 का अणु भार को छोटा m से लिखेंगे। C आपका 12 नंबर पे इसका परमाणु भार होता है, यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 से गुणा करेंगे। H का 1 होगा, 12 लिखा है 12 से गुणा करेंगे। O ऑक्सीजन का 16 होता है पर 6 से यहाँ पर गुणा करेंगे, हो जाएगा 12 छंग 72 प्लस में 12 कम 12, 16 छक्का 96, सबको जोड़ देंगे 6 2 8 में 2 हो जाएगा 10, 9 1 10 7 17 और 1 हो जाएगा आपका 18। कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180। इसके बाद यहाँ पे आयतन दिया है विलयन का, लिखा है विलयन का आयतन, आयतन के लिए V से लिखेंगे, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 200 मिलीलीटर। फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, फार्मूला आपका हो जाएगा विलयन, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार और गुणे में विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन वो भी लीटर में। ये हो जाएगा आपका फार्मूला। अब यहाँ पे हर वैल्यू को लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल M, विलेय का भार प्रश्न में कितना दिया गया 20 ग्राम, अणु भार कितना आ गया, अणु भार आया 180, आयतन कितना दिया प्रश्न में 200 मिलीलीटर, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से करेंगे भाग, यहाँ 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 से 1 0, ये भी आपका कट जाएगा, मतलब M बराबर आपका हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 20, नीचे 18, दोनों यहाँ पे हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसको अगर हम काट देते हैं तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 9 36, आ जाएगा 5 बटे में 9, भाग करेंगे तो 0, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 50, 9 पचे 45 और फिर से वही 45 बार बार आता रहेगा। या मात्रक में आपको लिखना है तो मोल प्रति लीटर, ये आपका हो जाएगा पहला प्रश्न कंप्लीट। देखो सबसे पहली चीज़ फार्मूला आपको आना ही चाहिए, छोटा छोटा चीज़ अगर आपको नहीं आएगा तो आप सवाल को नहीं हल कर पाओगे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपका जो दूसरा प्रश्न है, देखो लिखा है कि 4 ग्राम NaOH 500 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। 4 ग्राम NaOH है, 500 मिलीलीटर जल है। तो प्रश्न तो हम समझ गए, प्रश्न नंबर आपका 2 है। W का वैल्यू कितना दिया गया है, ये आपका 4 ग्राम है। आयतन आपका कितना दिया गया, तो ये आपका 500 मिलीलीटर है, यहाँ पे 500 मिलीलीटर लिखेंगे। और NaOH का अणु भार निकालना पड़ेगा, NaOH का अणु भार के लिए M, Na का अणु भार हो जाएगा आपका 23, O का हो जाएगा 16, H का हो जाएगा 1, सबको जोड़ दोगे आ जाएगा 40। फार्मूला देखो बार बार लिख नहीं रहा, प्रतीक के रूप में लिखेंगे, कैपिटल M बराबर यहाँ पे विलेय का भार के लिए छोटा W, अणु भार के लिए छोटा m, आयतन के लिए V और यहाँ पे लीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल M बराबर में
छोटा डब्लू आपका हो जाएगा 4, एम आपका हो जाएगा 40 और आयतन आपका हो जाएगा 500 मिलीलीटर के लिए यहाँ पर 1000 हो जाएगा। 500 दूना 1000 हो जाएगा। बराबर में 2 को ऊपर भेजेंगे, 4 दूना 8, नीचे आपका 40, 8 पंचे 40 हो जाएगा 1/5। 5 से 1 में भाग करेंगे, आपको पता है 5 0.2 आ जाएगा। मात्रक लिखना है तो मोल प्रति लीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है। लिखा है 5.85 ग्राम 200 मिलीलीटर NaCl विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 5.85 मतलब छोटा डब्लू का वैल्यू कितना दिया गया है 5.85 ग्राम। आयतन कितना दिया गया, आयतन आपका दिया गया 200 मिलीलीटर। और NaCl का हमें अणुभार निकालना पड़ेगा। अणुभार मतलब छोटा यम, Na का अणुभार हो जाएगा 23, Cl का आपका हो जाएगा 35.5, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 58.5। ठीक है, 35 में अगर 23 जोड़ेंगे 35.5 में 23 तो 58.5 हो जाएगा। फार्मूला हो जाएगा m बराबर विलेय बटे में विलेय का अणुभार मतलब छोटा यम, आयतन और यहाँ पर लीटर में। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल M बराबर छोटा W आपका हो जाएगा 5.85 और यहाँ पर 58.5। आयतन आपका 200 बटे में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 200 से 1000 को काट देंगे, ये 5 बार में कट जाएगा। बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 585, 5 को ऊपर भेजेंगे, यहाँ पर गुणे में आ जाएगा, बटे में हो जाएगा 585 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 अंक है ना, तो यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 1 अंक है तो ऊपर 1 0। 585 से 585 100 बार में कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, आ जाएगा 5/10। 5 से 10 को काट देंगे 1/2, 2 में 1 से भाग करेंगे 0.5, मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। और ये प्रश्न भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो प्रश्न नंबर 3 तक तो हर चीज़ समझ में आ रही है। अभी भी 2 प्रश्न बचे हैं, चलो उन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है। लिखा है 12.6 ग्राम C2H2O2 इंटू 2H2O क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल 500 ग्राम। यहाँ पे ग्राम नहीं मिलीलीटर था प्रश्न में। मिलीलीटर जलीय विलयन में उपस्थित है, मोलरता ज्ञात कीजिए। 12.6 ग्राम C2H2O2 इंटू 2H2O। सबसे पहली चीज़, हर चीज़ के बारे में हम लिख लेते हैं। आपके पास जो छोटा W है, आपका प्रश्न नंबर 4 है, मतलब विलेय का जो भार है वो 12.6 ग्राम है। M अणु भार हम निकालेंगे किसका, C2, और क्या लिखा है H2O2, C2H2O2 इंटू 2H2O। C आपका होता है 12 नंबर पे, अणु भार मतलब इसका 12, 2 लगाए तो यहाँ पे 2 से गुणा, प्लस में H आपका 1 तो 2 गुणे में 1, प्लस में O आपका 16, 2 गुणे में 16, प्लस में यहाँ पे देखो 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। H2 का आपका कितना होगा, H2 का आपका 2 एकम 2, O का आपका 16। यहाँ पर गुणा कर देंगे, 12 दूना 24, प्लस में 2 एकम 2, 16 दूना 32, 16 2 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम जोड़ देंगे, यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, 24 में 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे 26 हो जाएगा। 6 2 8, 8 में 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 3 3 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 1 यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 3 6 2 8, 8 6 14, 3 3 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 94। C2H2O2, C2H2O2 और तो ये पूरा आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 94। आगे देखते हैं, आगे आपका आयतन कितना दिया गया, आयतन दिया 500 मिलीलीटर। इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 500 बटे में हो जाएगा 1000, भाग कर देंगे तो हो जाएगा 1/2, ये आपका लीटर हो जाएगा। अब आते हैं फार्मूले पे। फार्मूला कैपिटल M बराबर छोटा W बटे में M छोटा m गुणे में यहाँ पे आयतन लीटर में हो जाएगा आपका
m बराबर में छोटा w आपका कितना है, तो ये 12.6 बटे में 94, आयतन आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे m बराबर में 2 से ऊपर गुणा करेंगे, हो जाएगा 12.6 गुणे में 2 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 94। 2 से 94 को काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 सते हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। आपका ऊपर आ जाएगा 12.6, नीचे आ जाएगा 47, इसे भाग कर देना और मात्रक में मोल प्रति लीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो लास्ट का प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। लिखा है कि 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 10 लीटर विलयन प्राप्त किया जाता है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, 10 लीटर विलयन दिया है, मोलरता हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर आपका है लास्ट प्रश्न, W का वैल्यू दिया गया कितना, 9.8 ग्राम, जबकि H2SO4 का अणु भार हमें निकालना पड़ेगा। H2SO4 का अणु भार H आपका हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 2 गुणे में 1 हो जाएगा। सल्फर आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन 16, तो यहाँ पर 4 गुणे में 16 हो जाएगा। 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 32 हो जाएगा। 16 को 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 64 हो जाएगा। सबको जोड़ लेते हैं, तो 2 2 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 3 6 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9। और आपका आयतन तो प्रश्न में दिया ही गया, 10 लीटर दिया ही गया है। सीधा सीधा हल करते हैं। कैपिटल M बराबर हो जाएगा छोटा w बटे में m गुणे में आयतन के लिए यहाँ पे v लीटर में ही है, तो यहाँ पर सीधा लीटर में लिखेंगे। छोटा w का वैल्यू 9.8, m का वैल्यू 98 गुणे में 10 लीटर हो जाएगा। 98 से 98 यहाँ काट देंगे, 0.1 हो जाएगा। m बराबर 0.1 बटे में 10 हो जाएगा। यहाँ पर एक अंक पे दशमलव है, दशमलव खिसका देंगे तो 0.01 और मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। 36 ग्राम जल है और 46 ग्राम है एथिल अल्कोहल। देखो करना क्या रहता है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे H2O का भार, ठीक है। H2O का भार आपका कितना दिया गया, ये आपका दिया गया 36 ग्राम। अब इसी का हम निकालेंगे अणु भार, H2O का अणु भार भी निकालना पड़ेगा। अणु भार बराबर हो जाएगा, जल का अणु भार तो 18 होता है। इसके बाद आपका लिखना है C2H5OH का भार, प्रश्न में दिया गया 46 ग्राम। हम इसका अणु भार निकालेंगे तो हो जाएगा C2H5OH का अणु भार हो जाएगा C2 मतलब 2, C आपका हो जाएगा 12, प्लस में H का होगा 5, O का हो जाएगा 16, H का हो जाएगा 1। 12 दूना 24 और 5 29 31 और 16 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे H2O का मोल। H2O का मोल फार्मूला होता है मोल का भार बटे में अणु भार, भार बटे में अणु भार हो जाएगा। भार आपका है 36 ग्राम, अणु भार 18, काट देंगे तो हो जाएगा 2। इसी प्रकार निकालेंगे हम C2H5OH का मोल निकालेंगे। फार्मूला हो जाएगा भार बटे में अणु भार हो जाएगा। भार की जगह पे हम कितना रखेंगे 46, अणु भार भी आपका 46 है, काट देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको लिखना है C2H5OH का मोल प्रभाज्य, मोल प्रभाज्य, तो ये आपका हो जाएगा C2H5OH का मोल बटे में आपका हो जाएगा C2H5OH का मोल, प्लस में जल भी दिया तो जल का मोल, जिसका निकालना होगा उसका मोल आप ऊपर रखोगे, बटे में जितने भी दिए रहेंगे सबको आपको बटे में जोड़ देना है। तो C2H5OH का मोल कितना है, यहाँ पर 1 है। C2H5OH का मोल यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस में H2O का मोल आपका 2 हो जाएगा। इसको आप जोड़ोगे तो 1/3 हो जाएगा। अब हम जल का मोल निकालते हैं, लिखेंगे H2O का मोल प्रभाज्य, मोल प्रभाज्य बराबर हो जाएगा
H2O का मोल बटे में आपका हो जाएगा H2O का मोल प्लस में C2H5OH का मोल। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है H2O का मोल कितना हो जाएगा। H2O का मोल हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। H2O का मोल 2 प्लस में C2H5 का OH का मोल 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, ये आपका पहला आंसर, ये आपका दूसरा आंसर। आपको अगर चेक करना है, उत्तर की जांच करनी है, तो उत्तर की जांच आप कैसे करोगे, जितने भी मोल होंगे उनको जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो 1/3 प्लस में 2/3 ऐड करेंगे, यहाँ 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे, 3/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर 1 आ रहा है तो अब आप समझ जाइएगा आपका उत्तर सही है। तो पहला प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 2 में आपका क्या लिखा है। लिखा है कि एथिल एल्कोहल जल के मिश्रण में 54% भारानुसार जल है, तो दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मतलब एथिल एल्कोहल में 54% का मतलब क्या, 54 ग्राम आपका क्या है, जल है। तो आप सीधा लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे H2O का भार, H2O का भार कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 54 ग्राम हो जाएगा। इसका हम अणु भार निकालेंगे, लिखेंगे H2O का अणु भार ये आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हम H2O का मोल भी यहीं पे निकाल लेते हैं, लिखेंगे H2O का मोल बराबर फार्मूला हो जाएगा भार बटे में अणु भार बटे में हो जाएगा अणु भार आपका 54, अणु भार 18 36 18 3 54 हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे C2H5OH का भार। तो जब देखो 100 में 54%, ये कोई भी चीज़ अगर 100 में 54 है तो बचा हुआ जो होगा वो अगला ही यौगिक होगा। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, मतलब कितना है 46 ग्राम आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल। फिर इसका अणु भार निकालेंगे C2H5OH का अणु भार तो ये आपका हो जाएगा 46, ये भी हो जाएगा। हम निकालेंगे इसका मोल बराबर हो जाएगा भार बटे में अणु भार, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पहले H2O का मोल प्रभाज ये आपका हो जाएगा मोल प्रभाज, जिसका निकालते हैं उसका मोल लिखेंगे ऊपर। H2O का मोल बटे में आपका हो जाएगा H2O का मोल प्लस में C2H5OH का मोल। H2O का मोल कितना आया, तो ये आया है 3, H2O का मोल 3 और प्लस में C2H5 का 1 हो जाएगा आपका 3/4। अब दूसरा निकालेंगे, C2H5OH का मोल, C2H5OH का मोल प्रभाज बराबर आपका हो जाएगा C2H5OH का मोल बटे में आपका हो जाएगा C2H5OH का मोल प्लस में H2O का मोल हो जाएगा। C2H5OH का मोल क्या हो जाएगा, तो इसका मोल है आपका प्रश्न में दिया गया है 1, और C2H5 का 1 हो जाएगा। जल का मोल कितना 3, तो ये आपका हो जाएगा 1/4। ये एक आंसर और ये एक आंसर। हमने कहा था अगर आप उत्तर की जांच करना चाहें तो यहाँ पे जांच कर सकते हैं। दोनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए, तो 1 का वैल्यू 3/4 प्लस में 1/4, हर बराबर है 4, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, काट पीट देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब आपका उत्तर सही है। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा है कि एक विलयन में द्रव्यमान के अनुसार 25% जल है, एथिल एल्कोहल 25% है, 50% एसिटिक अम्ल है। विलयन के प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। देखो 3 चीज़ें हैं। देखो आवाज़ थोड़ा बैठी है मेरी, क्योंकि कल शाम से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप मैनेज कर लेना इतना, ठीक है। प्रश्न में आप समझ लेते हैं कि 25% आपका जल है, एथिल एल्कोहल भी आपका 25% है, और 50% आपका एसिटिक अम्ल है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, इससे आगे आपको ज़रूरत नहीं है, आपका हर चीज़ हल हो जाएगा। आपको लिखना H2O का भार कितना बोला गया प्रश्न में, 25%। इसका मतलब हो जाएगा आपका
25 ग्राम। इसका हम अणु भार में निकालेंगे, लिखेंगे H2O का अणु भार। अणु भार आपको पता है जल का अणु भार आपका 18 हो जाएगा। इसका अगर हम मोल निकालेंगे तो H2O का मोल ये हो जाएगा भार बटे में अणु भार, मतलब 25 बटे में 18। अब देखो यहाँ से सॉल्व नहीं करना है, यहीं पे छोड़ देते हैं। अब निकालेंगे एसिटिक अम्ल मतलब एथिल अल्कोहल का दिया है C2H5OH का भार, ये भी 25% है, मतलब कि आपका हो जाएगा 25 ग्राम। हम लिखेंगे C2H5OH का अणु भार निकालेंगे तो C2H5OH का अणु भार आपका हो जाएगा 46 हो जाएगा। हम C2H5OH का मोल निकालते हैं तो मोल बराबर हो जाएगा भार बटे में अणु भार। भार आपका है 25, अणु भार आपका हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब हम एसिटिक अम्ल मतलब CH3COOH का भार निकालते हैं तो भार तो प्रश्न में 50% है, तो ये आपका हो जाएगा 50 ग्राम। CH3COOH का अणु भार हम निकालेंगे, अणु भार तो कैसे निकालेंगे, C का आपका हो जाएगा 12, H का 1 तो 3 एकम 3, O का आपका हो जाएगा 16, 2 बार O है तो यहाँ पे 16 और प्लस में यहाँ पे H की जगह पे 1, यहाँ पर एक C बचा है बीच में, चलो प्लस में 12 यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, देखो 12 और 3 ये 16, 16 32 हो जाएगा। यहाँ पे 12, 3 एकम 3 और 1 4, और यहाँ पे 12 4 16 हो जाएगा, 16 32, 16 3 48 में 12 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा। अब हम इसका भी निकालेंगे मोल, यहाँ पर लिखेंगे CH3COOH का मोल, तो मोल बराबर आपका हो जाएगा भार बटे में अणु भार। भार है 50, अणु भार आपका है 60, काट पीट देंगे तो 5/6 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको एक एक का निकालना है मोल प्रभाज। पहले H2O का मोल प्रभाज हम निकालते हैं। मोल प्रभाज आपका हो जाएगा, जिसका निकालते हैं उसका मोल लिखेंगे ऊपर, H2O का मोल बटे में आपका हो जाएगा H2O का मोल प्लस में CH3COOH का मोल प्लस में C2H5OH का मोल। ठीक है, जितने भी वैल्यू लिखा होगा सारे के सारे वैल्यू का मोल आपको लिखना है। तो जल का मोल कितना आया था 25/18, 25/18 हो जाएगा। जल का मोल 25/18 प्लस में CH3OH का मोल 5/6 और C2H5OH का मोल आपका है 25/46। इसको आपको थोड़ा से तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, आपका पहला आंसर आ जाएगा। अगला H2O का मोल के बाद हम निकालते हैं C2H5OH का मोल प्रभाज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जिसका निकालेंगे उसका वैल्यू लिखेंगे ऊपर, C2H5OH का मोल प्रभाज बटे में आपका हो जाएगा C2H5OH का मोल लिखेंगे प्लस में H2O का मोल और प्लस में CH3COOH का मोल। C2H5OH का मोल है आपका 25/46 बटे में आपका हो जाएगा C2H5OH का मोल 25/46। जल का मोल आपका हो जाएगा 25/18 और CH3COOH का मोल हो जाएगा 5/6। इसे आप हल कर लीजिएगा तो आपका एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज आ जाएगा। अगला आपका है CH3COOH का मोल प्रभाज, तो यहाँ पर लिखेंगे CH3COOH का मोल प्रभाज, मोल बटे में CH3COOH का मोल प्लस में जल का मोल प्लस में C2H5OH का मोल बटे में लिख देना है। CH3COOH का मोल आपका है 5/6 और यहाँ बटे में CH3COOH का मोल 5/6, जल का मोल है 25/18 प्लस में एथिल अल्कोहल का मोल है 25/46। इसे भी आप हल कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो यहाँ तक तो आपको करना ही, थोड़ा सा गुणा भाग तो आप कर ही सकते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ तक लिखेंगे, आपका ये प्रश्न भी हो जाएगा कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है कि 54 ग्राम जल और
58.5 ग्राम NaCl का मिश्रण है, दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न समझ गए होंगे। 54 ग्राम जल है और 58.5 ग्राम NaCl है का मिश्रण है, तो दोनों का हमें मोल प्रभाज निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ पे हम निकाल देते हैं। सबसे पहला काम आपको लिखना है H2O का मोल, ठीक है, कितना दिया गया, सॉरी H2O का भार लिखेंगे। H2O का भार का यहाँ पे भार बराबर आपका हो जाएगा 54 ग्राम हो जाएगा। हम निकालेंगे H2O का अणु भार, अणु भार ये आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर निकालेंगे H2O का मोल, H2O का मोल आपका हो जाएगा भार बटे में अणु भार, भार आपका 54, अणु भार आपका 18, 18 दूना 36, 18 तिया यहाँ पे 54 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे NaCl का भार, NaCl का भार, NaCl का भार आपका दिया गया प्रश्न में 58.5 ग्राम हो जाएगा। हम निकालेंगे इसका अणु भार, NaCl का अणु भार, तो NaCl का अणु भार, Na का अणु भार होता है आपका 23, Cl का अणु भार 35.5, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 58.5 हो जाएगा। हम इसका भी निकालेंगे मोल, तो यहाँ पर लिखेंगे NaCl का मोल, NaCl का मोल बराबर हो जाएगा भार बटे में अणु भार, मतलब 58.5 बटे में 58.5, इसे काट देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे H2O का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसका वैल्यू लिखेंगे ऊपर। H2O का मोल बटे में आपका हो जाएगा H2O का मोल प्लस में NaCl है प्रश्न में, तो NaCl का मोल हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे H2O का मोल आपका कितना हो जाएगा, तो इसका मोल प्रश्न में दिया गया है 3, H2O का मोल आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसे हल करेंगे 3 बटे में 4 हो जाएगा। हम दूसरा वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे NaCl का मोल प्रभाज, NaCl का मोल प्रभाज ये आपका हो जाएगा NaCl का मोल लिखेंगे ऊपर, NaCl का मोल बटे में आपका हो जाएगा NaCl का मोल प्लस में जल का मोल हो जाएगा, प्लस में H2O का मोल हो जाएगा। NaCl का मोल कितना दिया प्रश्न में, 1 दिया है, 1 यहाँ पर हो जाएगा, H2 का आपका 3 दिया है तो हो जाएगा 1/4। एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। अब उत्तर की जांच करना है, हमने बार बार बताया कि आपको दोनों को जोड़ना है। अगर दोनों को जोड़ने पर देखो 1 आ रहा है ना, इसका मतलब आपका उत्तर सही है। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो आपका प्रश्न है देखो क्या लिखा है, लिखा है कि जल में ऑक्सीजन का विलयन 32% है, ठीक है। जल में ऑक्सीजन का विलयन 32% है, तब विलयन में जल एवं ऑक्सीजन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मतलब ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन का भार आपका दिया गया 32, ऑक्सीजन का हम अणु भार अगर निकालेंगे, ऑक्सीजन का अणु भार तो वो तो होता है 16, पर यहाँ 2 लिखा है तो 16 गुणे 2 ये भी आपका हो जाएगा 32। अब जब 32 ये है, चलो पहले इसका जल का कितना हो जाएगा, H2O का भार आपका कितना हो जाएगा 32 ग्राम, ये तो 100 में से 32 को घटा देंगे, 10 में से 0 गया 0 हो जाएगा, 9 में से 3 गया यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, सॉरी 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 68 हो जाएगा। H2O का भार हम निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे, तो यहाँ पे अणु भार बराबर हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें निकालना है जल एवं ऑक्सीजन का मोल प्रभाज। हम जल का ऑक्सीजन का मोल पहले निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन का मोल बराबर हो जाएगा भार बटे में अणु भार, इसे काट पीट देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जल का मोल प्रभाज जल का मोल निकालेंगे, तो जल का मोल बराबर हो जाएगा आपका 68 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2 से काटना चाहे 2 3 6, 2 चौको 8, और ये हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा। इसके बाद तो आपको हर चीज़ पता ही है कैसे क्या करना है। तो ये आपका हो गया मोल प्रभास के पास न्यूमेरिकल, जो कि सबसे ज़्यादा पेपर में रिपीट हुए। NH4Cl, NaOH तथा NaCl के लिए लैम्डा इनफाइनाइट के लिए क्रमशः 129.8, ये किसका वैल्यू है, ये NH4Cl का वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखेंगे NH4Cl
Cl का जो मान दिया गया आपका, यहाँ पे से लगा देते लेमडा इनफाइनाइट, बराबर में आपका जो वैल्यू है वो है 129.8 NaOH। तो यहाँ पे NaOH का जो मान दिया है वो आपका दिया गया है 248.1। इसके बाद NaCl, तो यहाँ पे NaCl का जो मान दिया गया वो आपका दिया गया है 126.4। मात्रक सबका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सारा का सारा मान, यहाँ पर भी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है NH4OH के लिए लैम्डा इनफाइनाइट का वैल्यू। हमें निकालना है NH4OH के लिए हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, प्रश्न तो आप समझ गए होंगे, अब हल कैसे करना वो समझ लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट NH4OH बराबर में, देखो हमें सबसे पहली चीज़ NH4Cl और NaOH NaCl, अगर इन सारी चीज़ों को जोड़ देते हैं, देखो NH4 में से अगर हम OH इन दोनों को जोड़ देते हैं और NaCl को घटा देंगे तो Na यहाँ है, Cl यहाँ एक हट जाएगा, बचेगा NH4OH। तो आपको लिखना है यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट NH4Cl प्लस में लैम्डा इनफाइनाइट NaOH और माइनस में यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा आपका NaCl। आप खुद सोचिए, देखो Cl यहाँ है, Na यहाँ है, NaCl यहाँ से कट जाएगा, आपका सीधा NH4 बचेगा, OH बचेगा। यही आपको सोचना है, कोई फार्मूला आपको नहीं याद करना है। लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा, ये आपका NH4OH हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना दिया गया प्रश्न में, 129.8। NaOH का वैल्यू प्रश्न में दिया गया 248.1 माइनस इसका वैल्यू दिया गया है 126.4। इन सबको अगर हम जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 377.9 माइनस में 126.4, घटा देंगे तो आ जाएगा 251.5 ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर से समझिए, हमने कहा NH4OH, देखो यहाँ NH4 और OH बचा है, बाकी NaCl यहाँ पे घटाना है। यही आपको सोचना है कि क्या घटा दें कि यहाँ जो भी वैल्यू पूछेगा वो बच जाए। अगला जो आपका प्रश्न है, दो ही प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो लिखा है कि अनंत तनुता पर चालक HCl और NaCl और CH3COONa के समतुल्य चालकत्व क्रमशः 380.5, 109.8, 78.5 इकाई हैं। एसिटिक अम्ल का समतुल्य चालकत्व अनंत तनुता पर आकलन कीजिए। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दिया, HCl दिया है, तो यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट HCl बराबर आपका दिया गया 380.5। लैम्डा इनफाइनाइट दूसरा NaCl का जो वैल्यू दिया गया वो आपका दिया गया है 109.8। अगला आपका लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONa बराबर में 78.5। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये आपको निकालना है। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखो फार्मूला आपको कैसे बनाना है, यहाँ पे CH3COO यहाँ पे H हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे खुद सोचिए, अगर CH3COOH यहाँ पे है, यहाँ पे CH3COO है और यहाँ पे H है, मतलब इसमें से ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जोड़ के NaCl को हम घटा दें तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही आपको करना है, यहाँ पे लैम्डा इनफाइनाइट CH3COONa प्लस में लैम्डा इनफाइनाइट HCl माइनस में लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। ठीक है, इतना आपको जोड़ना है, उसके बाद वैल्यू को घटा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH, इसका मान उठा के रखेंगे तो 78.5 प्लस में इसका मान है 380.5
माइनस में 109.8। यहाँ पे अगर इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगा 459.0 माइनस में 109.8। दोनों को घटा देंगे तो हो जाएगा 349.2। मात्रक में इकाई बोला गया तो यहाँ पर आपको इकाई लिख देना है और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 2 ही प्रश्न है, इससे ज़्यादा पेपर क्या नाम है बुक में नहीं मिले मुझे, और दोनों प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।